हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स, क्लास 12 का। तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या होता है। तो थॉमसन मॉडल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जो एटम होता है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड्स की तरह होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको बताता हूँ, जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो उसमें नेट चार्ज होता है जीरो। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। अब देखो मेरी बात, जैसे मान लो ये कोई आपका तरबूज है, ठीक है। क्या है आपका, कोई ये तरबूज है। जो इसके बीज होते हैं, जो क्या होते हैं, इसके बीज होते हैं, ठीक है। ये जो इसके बीज है छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इसको क्या माना है थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन। क्या मानना है, इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जो इसको जो बीज के अलावा जो पार्ट बच गया उसको क्या मानना है, प्रोटॉन, ठीक है। वो क्या है, प्रोटॉन आपको पता है पॉजिटिव होता है। तो यही होता है थॉमसन मॉडल। कि थॉमसन मॉडल ने जो एटम के ऊपर जो ये आपके जो ये पूरा एटम्स की तरह है, जो ये आपके इलेक्ट्रॉन है वो उसको मान लिया सीड्स, और जो प्रोटॉन हो गया जो बच गया पूरा पार्ट, उसको क्या बोल दिया उसने, प्रोटॉन बोल दिया। जो रेडिश पार्ट देखो, ये जो लाल लाल पार्ट होता है ना तरबूज को, उसको बोलते हैं हम प्रोटॉन। और जो आपका बीच होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। यही था आपका थॉमसन मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लास 9 पे आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अगला। इन्होंने एक और चीज़ बताया, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब कि उस पर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जैसे मान लो उस पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना क्या रहेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, अगला है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल बहुत सारे स्ट्राइक करवाए। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है उनमें उन्होंने ये देखा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं। बस कुछ ही पार्टिकल्स है जो डेविएट हो गया, मतलब कि वापस मुड़ गए, जैसे टकराए टकरा कर मुड़ गए। और बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे। तो इसमें यही बताया गया है कि देखो ध्यान से, जब ऑब्जर्व किया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास एंड डेविएटेड। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड पोर्ट से टकरा के सीधे चले गए, गोल्ड पोर्ट से टकरा के सीधे चले गए। और जो कुछ ही पार्टिकल्स थे, ओनली 0.14% पार्टिकल डेविएटेड बाय मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा मुड़े हैं, ठीक है। कुछ ही पार्टिकल्स है जो 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट किए हुए हैं, ठीक है। और 8,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हुआ है। 8,000 में से कितना पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल से जो जो 8,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो 90 डिग्री ज़्यादा डेविएट हो। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आपको इमेज दिख रहा होगा, देखो ये क्या है आपका सोर्स है किसी अल्फा पार्टिकल्स का। ये क्या है आपका गोल्ड का फॉइल है, ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया। तो आप देख रहे हो जितने बहुत सारे पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, सीधे चले गए, बिना मुड़े बिल्कुल सीधे चले गए। और जो कुछ पार्टिकल है वो क्या हो गए, डेवलोट हो गए, क्या हो गए, डेविएट हुए। तो कुछ पार्टिकल्स ही क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। तो इसी से उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हो, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। बस कुछ ही एक ही दो पार्टिकल्स है जो डेविएट कर रहे हैं, देखो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कि क्या नाम, अल्फा पार्टिकल स्कैटर। देखो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स देखो, ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब अगर आप हीलियम का आयन लो, अगर हीलियम के आयन में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका, हीलियम 2+ बचेगा ना। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही रहता है। अगर 2 किसी को दे दोगे तो आप कितना बचेगा, हीलियम 2+ बनेगा। उसे क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर देखो अल्फा पार्टिकल्स सवाल आता है, देखो तो आपको जो अल्फा पार्टिकल का जो साइज लेना, वो क्या लेना, बहुत ही छोटा लेना है। और जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो अनरिएक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। मतलब किसी के संग रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। हम गोल्ड फॉइल की बात करते हैं। गोल्ड फॉइल मतलब कि जो एटम का साइज उतना बिग होगा। और ये नोबल मेटल जो आपका गोल्ड होता है, आप सभी को पता है वो क्या होता है, नोबल मेटल होता है, ठीक है। ऑब्जर्व किया था आपने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास एंड डेविएटेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही गोल्ड फॉइल लग रहा है बिल्कुल सीधे चले गए। कुछ ही पार्टिकल से जो डेविएट हुए, और 8,000 में से एक पार्टिकल सिर्फ 90 डिग्री ज़्यादा मुड़ा है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन पे आते हैं, इससे हमें क्या मिला कि उन्होंने ऐसा पाया कि देखो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के गोल्ड फॉइल सीधे। इसका मतलब कि क्या नाम है, जो एटम है वो क्या अंदर से एम्प्टी है, तभी तो आपके जो पार्टिकल्स आ रहे हैं बिल्कुल सीधे चले जाए। अगर उसके अंदर कुछ होता तो टकरा के वापस से मुड़ जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पार्टिकल्स आए तो ऐसे मुड़ जाएगा इसको, पर इसके अंदर कुछ नहीं है तो सीधे चले जाएगा ना। तो उन्होंने माना कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। उन्होंने क्या माना कि जो आपका एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्थान क्या है, एम्प्टी है, मतलब खाली है।
बिकॉज मैनी पार्टिकल पास अनडिवाइडेड, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। और दूसरा क्वेश्चन निकाला कि देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। उन्होंने माना कि सेंटर पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। उन्होंने क्या माना, जो एक सेंटर है उस पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। उस समय किसी ने न्यूक्लियस की खोज नहीं की थी। अब तो मान लो हम सभी को पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, पर उस समय किसी को पता नहीं था कि एटम के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो उन्होंने मान के चला कि उसके अंदर क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उन्होंने बताया कि उस समय साइज क्या बताया न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज देखो कितना बड़ा है, ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर। अब देखो ध्यान से अगला कैलकुलेशन आता है, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन इन एटम टू कीप इट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रल करने के लिए एटम को उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, किसके, एटम्स के। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये आपका अल्फा पार्टिकल्स है, ये आपका गोल्ड फॉइल था, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो मैं इसको आपको कॉपी में लिख के अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या होता है, देखो क्या होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, देखो क्या होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसको हम नोट करते हैं आर नोट से। देखो ये क्या है, आपको अल्फा पार्टिकल्स है, इसमें मैंने बड़ा बनाया, होता तो बहुत छोटा है, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई एटम से, ठीक है, कोई भी एटम ले सकते हो, उसने तो गोल्ड लिया था, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई एटम से, ठीक है, एटम से बड़ा होता है, अल्फा पार्टिकल छोटा होता है। अब मान लो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे अल्फा पार्टिकल्स, तो ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, इधर चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, आर नोट निकालना। आर नोट होता है पॉजिटिव चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और ये कुछ वेलोसिटी से गया उसको मान ले रहे हैं हम वी नोट से। अल्फा पार्टिकल्स के पास कुछ स्पीड होगा तभी तो यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये बिना स्पीड के थोड़ी पहुँच जाएगा। इसके अंदर चार्ज कितना होता है, 2e होता है, और एटम के पास कितना चार्ज होता है, जेड मान लेते हैं, हमें पता थोड़ी कितना चार्ज है, ठीक है। अब आपको इसके लिए हम यूज करेंगे, हम क्लोज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को निकालने के लिए यूज करेंगे यूजिंग कम का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है, क्या सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले हम इसकी एनर्जी लेंगे और उसके बाद इसकी एनर्जी, यही तो होगा टोटल एनर्जी पहले वाले की। इसको मैं पहला फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं दूसरा मानता हूँ। तो इसको मैंने टोटल एनर्जी 1 नाम दिया, इसको नाम दे दिया टोटल एनर्जी 2। इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, U1 प्लस में K1। U1 का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ, अगर आपका अल्फा पार्टिकल्स इनफाइनाइट से आ रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी इसकी एनर्जी, नहीं होगी ना, आप बोलोगे जीरो हो जाएगा। पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना इसके पास, तो वो क्या होता है, हाफ, कितना स्पीड है इसकी, वी नोट है, तो एम वी नोट का स्क्वायर। इसकी बताओ, इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये तो पास ही में है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, के, ये कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ZE, इसका कितना चार्ज है, सॉरी 2e है, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, 2e है। इसके पास कितना चार्ज है ZE, और नीचे क्या होता है, आर का स्क्वायर, नीचे क्या होता है आर, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना आपको, यू का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में आर। और काइनेटिक एनर्जी बताओ, अब ये थोड़ी मूव करेगी, अब ये यहाँ पे थोड़ी चली जाएगी, अगर यहाँ पे नहीं जाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, ये निकालना है हमें, ठीक है, आर नोट निकालना है। क्या निकालना है हमें, आर नोट निकालना है। यहाँ से जो लेके जो डिस्टेंस बोला है उसे क्या बोला हमने, आर नोट बोला। अब देखो ध्यान से, ये हाफ MV नोट स्क्वायर है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, K2ZE स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा। इसको इधर भेज दे रहा है, उसको इधर भेज, तो आर नोट क्या हो जाएगा, KZE स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा MV नोट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी आर नोट की, 4KZE स्क्वायर अपॉन में MV नोट का स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, आर नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है।
तो कोई कभी भी आपसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का फॉर्मूला पूछे तो आप लोग उसे आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है, 4kz² अपॉन में mv0। के का मतलब आपको पता है एक कांस्टेंट है, ठीक है। जेड का मतलब आपको पता है एटम्स का है, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, एम का मतलब मास है, वी का मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम आगे चलते हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल भी आपको पता है फेल हो गया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि एटम स्टेबिलिटी क्यों है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों ओर घूमता है फिर भी वो गिरता क्यों नहीं है, मतलब एटम स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ था। आपको पता है, मान लो ये एटम, इसके पास न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गोल 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 घूम रहा है। अब मान लो कोई है, कोई सर्कुलर मोशन, कैसे घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। उन्होंने बताया था ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा। सर्कुलर मोशन में घूमेगा कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है ना, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके पास क्या हो जाएगा, मोशन आ जाएगा। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर किसी के पास भी, किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगा। तो उसे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ से घूम रहा है तो घूम घूम के अपने ऑर्बिट पर आ जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ जाता है आपके न्यूक्लियस तक आ जाता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो अपना घूमता रहता है फिक्स पर। इसलिए उनका मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, ठीक है। अब देखो इसका कारण उन्होंने ये दिया था रदरफोर्ड ने। हम रदरफोर्ड मॉडल को अब हम पढ़ते हैं बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर ने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो हम सबको पता है। इन फिक्स्ड ऑर्बिट, उन्होंने बताया था फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये नहीं कि अगर के में है तो के में रहेगा, एल में तो एल में रहेगा, एम में है तो एम में रहेगा। उसकी क्या रहेगी, एक फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगी, उसी में वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। अपनी ऑर्बिट को चेंज नहीं करता, अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है। उसका ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। बट दे डू नॉट रेडिएट लाइट वाइल रिवॉल्विंग। वो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करता जब वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। जब वो, इसीलिए वो नीचे नहीं करता। देखो ध्यान से, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, ओनली दोज ऑर्बिट एग्जिस्ट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला दिया था कि mv r = NH/में 2π। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तीसरा उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एमिट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है या लाइट को, व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करेगा तो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, एनर्जी को वो रिलीज कर देगा, ये एमिट बोल दो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसने यहाँ पर जंप कर दिया तो अपनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर देता है, वो एमिट कर देता है। बस इतना बताया था हमारे बोहर पोस्टुलेट ने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले कैलकुलेशन ऑन बोहर मॉडल। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, बस आपको एक बार समझना होगा अच्छे से और कुछ नहीं। आपको पता है ये एटम्स है, एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। तो किसी भी चीज़ को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बोलते हो, आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, नेगेटिव है पॉजिटिव पर, कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रो। जब ये दोनों बराबर होगा तभी तो ये गोल गोल घूमेगा ना, ऐसा थोड़ी घूमेगा। जब इलेक्ट्रिक, जब ये फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, इन दोनों के ऊपर फोर्स जो गोल गोल घुमाने के ऊपर लग रहा है फोर्स, जब क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तभी तो आपका क्या हो जाएगा, घूमेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तब ये हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, हम निकालना पड़ेगा इसमें आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम इसमें, आर निकालेंगे, रेडियस निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, रेडियस। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मान लो, अब मान लो कोई आपका क्या है, एटम्स है, क्या है, कोई एटम्स है। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर गोल 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 घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो गोल 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 जिसकी वजह से घूमता है वो तो बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, देखो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहेगा, आप बोलोगे ई, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, जेड ई, ठीक है। एटम का चार्ज कितना है, जेड ई है ना, के, इसका चार्ज कितना है, जेड ई, ऊपर कितना चार्ज है, ई अपॉन में आर का स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम भी स्क्वायर। ये हो गई आपकी आर की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम
बोहर पोस्टुलेट, बोहर के पोस्टुलेट से हमें क्या पता है? फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट्स हमें ये पता है कि जो आपका जो एल होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, किसके बराबर होता है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। तो यहाँ से भी निकल जाएगा, भी क्या हो जाएगा हमारा? एन एच अपॉन में 2 पाई m r हो जाएगा। हमें आर की वैल्यू तो पता है, आर की वैल्यू को बस पुट कर देना है इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब भी की वैल्यू आ गई, भी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब मैं इसको अगले पेज पर, इसी पेज पर करता हूँ, देखो इस पेज पर कर रहा हूँ मैं। हमें पता है जो आर है, आर का फॉर्मूला क्या है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम भी स्क्वायर, ठीक है। और भी का फॉर्मूला क्या है? भी का फॉर्मूला बोलोगे आप क्या है? बी का 2h अपॉन में 2 पाई m r। तो भी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या है? कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में m, भी की वैल्यू कितनी है पूरी? है 2h अपॉन में 2 पाई m स्क्वायर। तो क्या कर देंगे इसका? हम स्क्वायर कर देंगे। तो जो आ गया उसको पहले अच्छे से लिख लो, ठीक है। जो आ गया पहले क्या कर दो? उसको अच्छे से लिख लो कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में m 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4h स्क्वायर, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। एक m से एक m कट गया, एक 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है? ठीक है, इतना ही है ना। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एक r से एक r कट गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको इधर भेज दो, किसको किधर भेज दो? इधर भेज दो, ठीक है। ये क्या है आपका? m था, कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? सिर्फ h स्क्वायर और n स्क्वायर। क्या बच गया? h स्क्वायर और n स्क्वायर, ठीक है। h था ना ये, यहाँ पे क्या आ गया? n स्क्वायर आ गया, ये चला गया, क्या है? कि जेड ई स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर m, ये आ गया n स्क्वायर। देखो हमें थोड़ी सी ना गलती हो गई, यहाँ पे ना फॉर्मूला है एन एच अपॉन में 2 पाई m r। जब इसे करोगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आपका असली फॉर्मूला बन जाएगा। जब इसे कैलकुलेशन कर लोगे आप तो आपके पास आ जाएगा h स्क्वायर n स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? आप बोलोगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 है, जेड ई स्क्वायर पाई स्क्वायर और m। 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ई नोट ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आर इज इक्वल टू एच, ये एच है, एच का स्क्वायर एन का स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, और क्या मिल जाएगा आपको? जेड ई स्क्वायर पाई स्क्वायर और एम मिल जाएगा, ठीक है। बस ये इतना ही था, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है क्या हो जाएगा? ये आर इसको सोचता हूँ मैं, एप्सिलॉन नोट एन का स्क्वायर अपॉन में ई स्क्वायर पाई एम। और क्या बच गया? जो बच गया उसको लिख दो। क्या बच गया आपका? ऊपर बच गया एन, ये एच स्क्वायर है, क्या है? ये एच स्क्वायर, क्या है? ये बच गया एन स्क्वायर और नीचे बच गया आपका जेड। तो आपको पता लग गया आर की वैल्यू क्या आ गई? आर नोट एन स्क्वायर अपॉन में जेड। इसकी वैल्यू क्या होती है? आर नोट की वैल्यू ये होती है 0.53 इंटू में 10 की पावर माइनस 10 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड एंग स्ट्रॉन्ग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।